जय हिंद। लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः फिर से जनन चैप्टर का भाग 2 लेकर आए हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में हमने लैंगिक जनन पढ़ लिए थे और आज हम लोग लैंगिक जनन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपको ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। स्टार्ट करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं कि ये लैंगिक जनन जो होते हैं इसमें दो जनक भाग लेते हैं। ये दोनों जनक के युग्मक आपस में जब संलयन करते हैं तो नई संतति का उत्पन्न होता है। और अलैंगिक जनन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें जो था कि उसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता था। ठीक है, तो आइए हम लोग लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका हमने कुछ डिफिनेशन को लिखा है जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अपने नोटबुक में इस टॉपिक को नोट करते चलिए क्योंकि आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए आइए हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं कि जनन वह विधि है जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर तथा मादा जीव का वो युग्मक का मतलब हो गया नर युग्मक शुक्राणु हो जाता है और मादा युग्मक क्या हो जाएंगे, अंडाणु हो जाएंगे। यही दोनों आपस में संलयन करेंगे। संलयन का अर्थ होता है कि मिलना। जब संलयन करेंगे इनके मिलने से क्या होगा, नई संतति का उत्पन्न होगा। यहां तक क्लियर हो गया। हम लोग नॉर्मली डिफिनेशन कह सकते हैं नर तथा मादा युग्मक का संलयन से जो संतति उत्पन्न होता है यह प्रक्रिया किस में आ जाएगा, लैंगिक जनन में आ जाएगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। आइए हम लोग नर युग्मक की बात करते हैं। जैसा कि हमने जानते हैं कि नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है और मादा युग्मक किसको कहा जाता है, अंडाणु को कहा जाता है। अंडाणु यानी अंडाशय से जो उत्पन्न होता है। मादाओं में अंडाशय एक जोड़ा में पाया जाता है, यानी दो पाया जाता है, जो फैलोपियन नालिका के आखिरी छोर पर पाया जाता है। हालांकि आपका ये 12th में इसको विस्तारित पूर्वक पढ़ना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग मौखिक रूप से यहाँ पर कुछ जान लेंगे। आइए, इसका शुक्राणु का जो आकार होता है यह छोटा होता है और सचल होता है, यानी कि ये शुक्राणु जो होते हैं ये गतिशील होते हैं, एक स्थान से स्थानांतरित करने वाले होते हैं, यानी कि अपने स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अंडाणु जो होते हैं वो अपने ही स्थान पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अचल कहेंगे। और आकार की बात करेंगे तो अंडाणु जो होते हैं शुक्राणु से बड़ा होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख लीजिए, ये शुक्राणु का इमेज है ना, और ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये अंडाणु का इमेज है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक उत्पन्न होता है जो आपस में संलयन होता है, तो संलयन हुआ वही प्रक्रिया हम लोग क्या कहलाएगा, वो निषेचन कहलाएगा। नॉर्मली भाषा में हम कहेंगे नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहेंगे। तो चलिए ये डेफिनेशन देखते हैं। लैंगिक जनन का प्रारंभ नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। हम लोग नॉर्मली नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ऐसा भी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद जो होते हैं जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयन करता है दोनों युग्मक, दोनों कोशिका मिलकर एक कोशिका का निर्माण करता है जिसका नाम है युग्मनज। ठीक है, इसको जाइगोट कहा जाता है। और इस युग्मनज ने नए जीव का क्या करते हैं, विकास करने का काम करते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहने का अर्थ है कि इसका कि निषेचन के प्रकार कितने होते हैं। निषेचन के दो प्रकार होते हैं। एक निषेचन के प्रकार होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि कहने का कि ये हुआ बाह्य निषेचन है और ये हुआ आंतरिक निषेचन। इसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बाह्य निषेचन के बारे में जानते हैं। बाह्य निषेचन होता क्या, यानी कि शरीर से बाहर जो निषेचन होता है। हमने पहले भी निषेचन के बारे में बता चुके हैं कि शरीर से निषेचन का मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, और ये दोनों का जो मिलन होता है ये शरीर के बाहर होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसा कि डेफिनेशन देखिए कि जीवों के शरीर के बाहर यानी निषेचन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि मेढक में देखने को मिलता है, उभयचर जीव में देखने को मिलता है, मछली में देखने को मिलता है। इंटरनल में क्या है, इंटरनल में जो निषेचन होता है ये शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मनुष्य में जब निषेचन होते हैं तो निषेचन ये कहाँ होंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन कहाँ होंगे, मिलन कहाँ
कहाँ होंगे, शरीर के अंदर होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे, जैसे मनुष्य, कुत्ता, पशु ईटीसी इत्यादि में देखा जा सकता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है आपका कि लिंग के आधार पर जीव के कितने भागों में बांटा गया, तो लिंग के आधार पर जीव के दो भागों में बांटा गया, एक है एक लिंगी और दूसरा है द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब कि जिन जीवों में सिर्फ एक लिंग पाया जाता हो, या तो नर क्या नर जननांग या मादा जननांग, कोई एक पाया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे, जैसे कि पपीता, तरबूज, मनुष्य, हाथी, घोड़ा। आप थोड़ा यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, क्या क्या फिगर है, पपीता, तरबूज, मनुष्य, हाथी, है ना, ईटीसी, ये सब क्या है, ये एक लिंगी में आते हैं। सबसे उत्तम एग्जाम्पल आप एक भी दे सकते हैं, मनुष्य दे सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है द्विलिंगी। द्विलिंगी में कहेंगे कि द्विलिंगी एक जीव में दोनों लिंग पाया जाता है, यानी नर जननांग भी पाया जाएगा और मादा जननांग भी पाया जाएगा। ये द्विलिंगी का डेफिनेशन हो जाएगा कि जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। जैसे हो जाएगा आपका सरसों, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, गुलहड़। आप सबसे नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा, केचुआ, जो कि केचुआ जो होते हैं, जिसको गांव ग्राम में क्या कहा जाता है, चेड़ा, है ना, इसको देखिएगा, इसको दो मुख होता है। ये इसको निषेचन करने के लिए, है ना, नई संतति को उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य जीवों की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही निषेचन करके नई संतति का उत्पन्न कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अधिकांश पादपों में नर व मादा एक ही पुष्प में पाया जाता है। किसी भी ऐसे भी पादप, कुछ पादप में देखने को आपको मिलेगा कि उसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे गुड़हल के चित्र हमने बना रखा है, जो कि गुड़हल यानी इसको और भी कहा जाता है, हालांकि इसका नाम है गुड़हल, गुड़हल, है ना, इसको और भी कहा जाता है। जो ज्यादातर अभी जो नवरात्रि चल रही है, उस नवरात्रि पूजा पाठ में सबसे ज्यादा इस फूल को देखने को मिलता है। हालांकि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ध्यान दीजिए कि अगला है कि एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाया जाता है, यानी एक जो पुष्प होते हैं, वो पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प चक्र होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, पहला वाह्यतल होते हैं, दूसरा दलपुंज होते हैं, तीसरा पुमंग होते हैं और चौथा जयांग होते हैं। जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं, पुमंग और जयांग से ही क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों के बारे में जानकारी लेना है। जैसा कि अभी तो मेरे पास फूल नहीं है, हालांकि हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपको फूल के प्रत्येक पार्ट्स को, है ना, प्रैक्टिकल आपको बता दिया जाएगा। चलिए नॉर्मली हम जानते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। जब देखे होंगे कि पुष्प जब कली अवस्था में रहती है, तो हरे हालों से, आवरणों से क्या रहते हैं, कली उसके नीचे रहती है, और हरा जो होते हैं पत्तियां उससे घिरी हुई रहती है, वो हरे कलर के होते हैं। जब पुष्प कली अवस्था में रहती है, तो वाह्यदल क्या करते हैं, उस कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा करने का, संरक्षण करने का कार्य करती है। उसका काम ये है, जैसे जैसे पुष्प बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे वाह्यदल पुंज नीचे की ओर आता जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा है दलपुंज। दलपुंज में आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा रेड कलर का, यानी पुष्प का कलर अगर पूछा जाए, ऐसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी वैसे भी पूछा जाता है कि पुष्प का जो किस भाग को देखकर हम लोग पहचानते हैं कि पुष्प पीला है, लाल है, ब्लू है, हरा है ना, तो हम कहेंगे दलपुंज को देखकर जानते हैं। दलपुंज जो होते हैं उसको हम लोग देखकर जानते हैं कि पुष्प लाल है, पीला है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार का लाल कलर का आपको दिखाई देता होगा, ये दलपुंज होता है। ठीक है, और जैसे गुलाब के भी आप लोग देखेंगे कि नाखून पे जो खोद के लगाया जाता है, वो हम लोग दलपुंज को लगाते हैं, तो वो दलपुंज हुआ। तो दलपुंज देखकर हम लोग बता सकते हैं कि पुष्प का कलर कैसा होता है। पुष्प लगभग इसका जो ये चक्र होते हैं, ये 4 से 5 चक्र में घिरे हुए रहते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, आपके अगर आजू बाजू में इस प्रकार का पुष्प है। चलिए अगला देखते हैं, पुमंग। तीसरा क्या है, पुमंग। ये पुमंग को हम लोग क्या कहेंगे, नर जननांग के नाम से जाना जाता है। पुमंग को क्या कहा जाता है, वह नर जननांग कहा जाता है। ठीक है, और जयांग जो होते हैं, जो स्त्री केसर के समूह से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग मादा जननांग कहेंगे। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आता है ऑब्जेक्टिव में, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे उनमें आपको पूछा जाता है कि इन चारों में, है ना, कौन कौन से मिलकर आवश्यक चक्र और सहायक चक्र का निर्माण करते हैं। तो नॉर्मली देखिएगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों मिलकर सहायक चक्र का निर्माण करती है। सहायक चक्र का निर्माण करना का मतलब हुआ कि जब जनन का
जब परागण की क्रियाएं पुष्प में होती है तो ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। वह है दलपुंज और दलपुंज। सबसे आवश्यक चक्र जिसके बिना परागण नहीं हो पाएगा तो ये पुमंग है और इंपोर्टेंट जयांग है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर आवश्यक चक्र कहते हैं। पुमंग और जयांग के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, आवश्यक चक्र। और वह है दलपुंज, और दलपुंज को क्या कहेंगे, सहायक चक्र कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये रंगीन होते हैं, किसी भी कीट को अपने अंदर आकर्षित करने का काम कौन करता है, यही दलपुंज करता है। तब दलपुंज जब पुष्प पर कीट आते हैं तो अपने भोजन की तलाश में भोजन क्या करते हैं, आपको पता है भोजन क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं मकरंद होते हैं। मकरंद मीठा रस होते हैं जो उसको चूसने के लिए आते हैं। उसके चोंच में परागकण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जब दूसरे पुष्प पर हो जाते हैं, है ना, वो भोजन की तलाश में, तो उसके मुख से वो वर्तिकाग्र में जाकर गिर जाती है, तो परागण की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। हालांकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर आपको देखने को मिलेगा परागण की क्रियाएं। अब जानिए ये चारों आपका क्लियर हो गया। इन चारों की विशेषताएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थोड़ा सा हम जो ये वीडियो ये बना चुके हैं चित्र, ये चित्र देखिएगा कि आप जब गूगल के पॉप देखिएगा तो उसके ऊपर एक इस प्रकार की संरचना निकला हुआ रहेगा। जो पीला वाला जो भाग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो पुंकेसर होता है। वो पुंकेसर के समूह होते हैं। पूरे उस समूह को हम पुमंग कहेंगे। और उसके आखिरी सिरा पर हल्का सा रेड कलर का 3 या 4 संख्याओं में जो स्थित रहते हैं वो मादा जननांग होते हैं, वो स्त्री केसर होते हैं। उसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा।